नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोगों ने जो हम लोग टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो हमने 1 से लेकर 16 तक प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग 17वें प्रश्न से हल करेंगे आगे। ठीक है, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन यानी 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, तो राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित कौन है? इल्व मैन है। ठीक है, तो इसकी अगर हम व्याख्या देखने की कोशिश करें तो हम देख पाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा फैक्चुअल होती हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये राजनीतिक विकास से राजनीतिक ये विकास से संबंधित है। ठीक है, और जो रूडोल्फ हैं ये एक प्रशासनिक चिंतक हैं। ठीक है, ये एक प्रशासनिक चिंतक हैं। और लॉसवेल ये जो है राजनीतिक शक्ति, ये आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है, राजनीतिक शक्ति लॉसवेल कैटलिन ये सब जो थे ये राजनीतिक शक्ति से जुड़े हुए हैं। और गोल्ड हैमर ये एक अनुवादक थे, मतलब इंटरप्रेटर, जैसे किसी चीज़ का हिंदी का है जैसे उसका अनुवाद इंग्लिश में करना, तो ये अनुवादक के रूप में थे। इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। तो राजनीतिक विकास की अवधारणा से इल्वमैन संबंधित हैं। रूडोल्फ का संबंध प्रशासनिक चिंतक है। ठीक है, और लॉसवेल जो है राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है। और गोल्ड हैमर अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 हो गया। 18वां है कि एडवर्ड सील के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जा सकता है। एडवर्ड सील के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जा सकता है। ठीक है, या मापा जाना चाहिए। कैसे मापा जाना चाहिए? राजनीतिक विकास को कैसे मापा जाना चाहिए ये एडवर्ड सील्ड बताते हैं। किससे? तो देश की राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, कि देश की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसके आधार पर राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए, या देश की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है जो देश का उसके आधार पर मापा जाना चाहिए, या देश का आर्थिक विकास के आधार पर मापा जाना चाहिए, या देश के आर्थिक के साथ सामाजिक विकास के आधार पर इसको मापा जाना चाहिए। तो राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए एडवर्ड सील के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा कि राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर। ठीक, यानी राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर जो है राजनीतिक विकास को मापा जा सकता है। इसकी व्याख्या देख लें। तो इसकी व्याख्या में दिया हुआ है कि एडवर्ड सील के अनुसार राजनीतिक विकास को देश के राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इसके संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, इसको मापने के लिए 5 प्रकार की संस्थाओं का वर्णन किया है कि राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, सर्वाधिकारवादी गुटतंत्रवाद और परंपरागत गुटतंत्रवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां, उत्पत्ति की दृष्टि से लिखा है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है, मतलब किसका संबंध जो है सामाजिक विज्ञान की इस शाखा से है जो राजनीति विज्ञान के पहले आता है। तो वो क्या, वो मनोविज्ञान है? नहीं। इतिहास है? नहीं। दर्शन शास्त्र, हाँ ये ठीक है। दर्शन शास्त्र जो है राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है। ठीक है, और समाजशास्त्र भी नहीं है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि दर्शन शास्त्र के सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। राजनीति विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। तो ये है कि दर्शन शास्त्र जो है सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार अभी पिछले भी हम लोग कर चुके हैं कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पॉलिस शब्द से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? पॉलिस, जो
निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं ये यूनानी भाषा से है, ठीक, ग्रीक, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 के बाद हम लोग देखेंगे 21वां क्वेश्चन। तो 21वां प्रश्न है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश भाषा से हुई है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, जिस यह पोलिश शब्द किससे बना हुआ है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक यानी यूनान इसके या से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत सरल बट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक पूछ रहा है, राजनीतिक सिद्धांत प्रमुख समर्थक कौन है? तो ये इसमें दिया है चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लॉसवेल, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी लोग जो हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वालास, लियोनार्ड वाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लॉसवेल, फ्रेडरिक शूमैन, वी.ओ.की जूनियर, ग्रेबियल ऑमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड ईस्टन, कैटलिन। ये फैक्ट है, ये आप लोग लिख करके इसको याद करिएगा, ठीक है ना। आधुनिक के समर्थक कौन है, परंपरागत के समर्थक कौन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिख के याद करनी पड़ेगी। ये सारी फैक्ट है, समझने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये कौन बोलता है? गार्नर, डिमॉक, गिलक्राइस्ट या सीले? तो ये डिमॉक होगा। ये इम्पॉर्टेंट कथन है और ये कई बार पूछा भी है और कई बार पूछता ही। देखिए यूपीजीआईसी में आया हुआ है, सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये जो जितने इम्पॉर्टेंट मैं बोलता हूँ इसको आप लोग नोट डाउन करके जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा। देख लेते हैं व्याख्या। मार्शल एडवर्ड डिमॉक जो है एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। डिमॉक को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों को विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। डिमॉक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये बहुत ही फेमस कथन है डिमॉक का और ये कई बार पूछा भी है, तो इसको याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 24वां है क्वेश्चन कि किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। यानी राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत किससे है? राज्य से है। तो ये किसने कहा है? कोकर, सेबाइन, अरस्तु, गार्नर। तो ये गार्नर है, याद रखेंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछी हुई है, मतलब कई परीक्षाओं में पूछता है ये। राजनीतिशास्त्र का आरंभ और अंत किससे है? अलग अलग टाइप से दे देगा। क्वेश्चन यही रहेगा कि राज्य से प्रारंभ और राज्य का साथ अंत। जहाँ पर प्रारंभ और अंत आ जाए राज्य के साथ, वहाँ पर कौन होगा? गार्डनर होगा। याद रखेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है। देखिए फिर से वही आ गया, तो कौन होगा? गार्डनर, अभी हम लोगों ने देखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 30वां क्या है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। फिर वही है, तो इसका भी गार्डनर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कई बार पूछा हुआ है। 31 इसमें भी वही लग रहा है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। नहीं, ये वही है जैसे डिमॉक ने बताया था, उसी तरीके से ये गिलक्राइस्ट बोलते हैं क्या कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। कोई कहता है राज्य का अध्ययन है राजनीति विज्ञान, कोई कहता है सरकार का अध्ययन है, कोई कहता है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो इसको कहने वाले कौन हैं? तो ये गिलक्राइस्ट हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन करेंगे इसको भी, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य तो एक अमूर्त कल्पना है, ठीक है। सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना
है। गिलक्राइस्ट ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है। और पॉल जेनेट ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है या विचार किया जाता है। ठीक है। उसी तरीके की परिभाषा किसने दी है? पॉल जेनेट ने भी, याद रखेंगे। तो इसको और गिलक्राइस्ट के कथन को, इनके और गिलक्राइस्ट के कथन को ये लिख लेंगे आप लोग। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। पॉज करके आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? ये सब आधुनिक विचारक होंगे जो भी शक्ति की बात करेंगे। ठीक है ना, सब आधुनिक विचारक होंगे, शक्ति की बात करेंगे। तो ये है बेंटले, लिकॉक, लास्की, कैटलिन। तो ये हो जाएंगे कैटलिन। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए, शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। क्या कहते हैं कि राजनीति क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, मतलब कि उसके ऊपर अपना हक जमाना चाहता है कि वो जो भी चाहे वही कर सके। मतलब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, तो ये चाहता है कि मैं इस पर जो है राज करूं, ये चाहता है कि मैं इस पर राज करूं। भाई ये अपनी बात मनवाना चाहता है, ये अपनी बात मनवाना चाहता है। तो जब ये अपनी बात मनवाएगा, ये अपनी बात मनवाएगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर शक्ति का या बल का प्रयोग होगा। तो इसी को कहते हैं कि राजनीति शक्ति जो है राजनीति विज्ञान का केंद्र मानता है कैटलिन, और कहता है राजनीति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरीके को अपना सकता है। ठीक है। नैतिक अनैतिक का मतलब है कि पहले बात से भी समझा सकते हैं एक दूसरे को, ये फिर एक दूसरे से मारपीट भी कर लेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कैटलिन, शक्ति की बात जहाँ पर आ जाए राजनीति विज्ञान में तो कैटलिन लगा दीजिएगा, याद रखेंगे इसे। अगला देखते हैं कौन सा था 32। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे। तो हमारा 33वां है क्वेश्चन कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह कैसा शब्द है? यह जर्मन है या फ्रेंच है या लैटिन है या एक ग्रीक है? नागरिक शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र पूछ रहा है। ठीक, सिविक और सिविटास से हुआ है। तो एक ये लैटिन भाषा है। ठीक, ये कैसे है? लैटिन भाषा। कंफ्यूज मत होइएगा, जो पुलिस वाला था ये ग्रीक भाषा से बना था। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग चीज़ है। लैटिन भाषा से बना हुआ है क्या? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र जो है ये सिविक और सिविटास जो है इस शब्दों से बना हुआ है नागरिक शास्त्र। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। शब्द सिविक का अर्थात नागरिक एवं सिविटास से अभिप्राय नगर राज्य दोनों शब्दों के संयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द से उत्पत्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय पूछ रहा है, मतलब नागरिक शास्त्र के अंतर्गत, नागरिक शास्त्र उसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो नागरिकता हो जाएगी, पंचायती राज हो जाएगा, राज हो जाएगा, नगर राज्य हो जाएगा। तो नागरिक शास्त्र में जो मुख्य अध्ययन है वो नागरिकता का किया जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो कई लोग यहाँ इसमें नागरिकता और राज्य में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नागरिक शास्त्र मतलब याद रखेंगे, ऐसे ये फैक्ट है, नागरिक शास्त्र है तो वहाँ पर नागरिक शास्त्र जो है नागरिकों के अध्ययन से ही बना हुआ है। नागरिक शास्त्र में क्या होगा कि नागरिकों का अध्ययन, मतलब एक जो स्टेट या शासन की बात अगर करें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्य और नागरिक दोनों रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर राज्य से ऊंचा जो है नागरिक को माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये नागरिक के व्यवहार का अध्ययन करेगा नागरिक शास्त्र में। ठीक है, नागरिक को जो है केंद्र मानता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता
नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र क्या कहता है कि नागरिकता, नागरिक जीवन और नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया, नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो है राजनीतिक शास्त्र के पिता, राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन हैं? तो सुकरात, अरस्तु, चाणक्य, कार्ल मार्क्स। तो ये हो जाएंगे अरस्तु। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? अरस्तु। याद रखेंगे, फैक्ट है। देख लेते हैं इस फैक्ट के बारे में, इसका क्या दिया हुआ है व्याख्या में। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया। याद रखेंगे, राजनीति शब्द का प्रयोग किसने किया है? अरस्तु। ठीक, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में रखा। इस अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, इनकी जो है बहुत फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने जो है राजनीति शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ राजनीति होता है। ठीक है, अरस्तु ने कई देशों के संविधानों को तुलनात्मक अध्ययन किया है। ठीक है, लगभग 158-152 देशों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया तथा राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके, अच्छा ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि राजनीति को नीति शास्त्र से कौन अलग करता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि राजनीति और नीति शास्त्र को कौन अलग करता है, तो वो कौन हो जाएंगे? अरस्तु। ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी। ठीक है, पहले राजनीति और नीति शास्त्र क्या था? दोनों एक ही में मिक्स था, बट इसको अरस्तु ने क्या किया है, इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया कई देशों का और राजनीति और नीति शास्त्र को अलग करके राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी। तो इसलिए अरस्तु को राजनीति शास्त्र का, राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा। किसे? राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा। ठीक है, राजनीति शास्त्र का जनक होने का श्रेय अरस्तु को ही प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु को वरीयता देता है, अरस्तु को वरीयता देता है किसे? राजतंत्रवादी को, पॉलिटी को, लोकतंत्र को या अल्पतंत्रवादी को? तो ये पॉलिटी को जो है वरीयता देते हैं। इनकी पुस्तक भी है पॉलिटिक्स। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक होने का वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने थे? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो प्लेटो हैं, महात्मा गांधी, और नेक्स्ट ऑप्शन ऊपर है, देख लेते हैं। प्लेटो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एक दिए हैं और एक अरस्तु। तो ये अरस्तु हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा है राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? अरस्तु। ठीक है, राजनीति शास्त्र के पिता। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में, देखिए वही वाला क्वेश्चन अभी जो मैं बता रहा था, स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न में से किन विचारक ने दिया? तो प्लेटो, मार्क्स, हीगल, अरस्तु। तो ये अरस्तु हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कौन थे? अरस्तु। श्रेष्ठतम राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान किसने कहा? तो अरस्तु। अभी हमने व्याख्या में देखा है, याद रखेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है, आता है कई बार, ये यूपीएससी में पूछा है, आ सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम्स जो भी हैं। एलटी ग्रेड है, टीजीटी है, पीजीटी है। ठीक है, जीआईसी, जीटीसी, अभी जीडीसी होने वाला है। ठीक है, तो उसमें आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का पिता, वही अरस्तु। अभी हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि अरस्तु से देख लीजिए क्या क्वेश्चन बन रहा है ज़्यादा। एक ठो मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन बन रहा है, राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? ठीक है, किसने जो है इसे मास्टर साइंस कहा है? तो अरस्तु हो गए। किसने राजनीति और नागरिक शास्त्र को अलग किया है? तो वो कौन है? वो भी अरस्तु है। याद रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं बाद में। ये देखिए कई बार आया हुआ है, पीजीटी में आया है ये। ठीक है, एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा हुआ हो। नेक्स्ट है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। बेंथम, सीले, वेलेन या लिकॉक।
तो यहाँ पर सीले जो है राज्य निश्चित भूभाग को जो है भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, ठीक है ना। इसके 4 तत्व हैं, राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं, है ना। राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं, कौन कौन से? जनसंख्या एक हो गया, एक भूभाग हो गया, जनसंख्या, भूभाग, और क्या हो गया? एक संप्रभुता, प्रभुता हो गई, और एक सॉरी ये चला गया, फिर से देख लेते हैं। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं, ठीक है। वो मिट गया, फिर से देख लेते हैं। तो एक हो जाता है जनसंख्या, ठीक है, और भूभाग, कैसा? वो भी निश्चित भूभाग, सरकार, और संप्रभुता। संप्रभुता को इसकी आत्मा कहा जाता है, ठीक है। ये आत्मा है राज्य की, इसके बिना किसी चीज़ का अस्तित्व, राज्य का अस्तित्व नहीं माना जा सकता है। तो जो सीले थे वो कहते हैं कि निश्चित भूभाग जो है, यानी ये वाला जो भाग है, निश्चित भूभाग, ये वाला भाग जो है, ये राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य का आवश्यक तत्व 4 हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, और सरकार, और संप्रभुता। ये कहते हैं कि निश्चित भूभाग जो है ये तत्व राज्य के लिए आवश्यक नहीं है, ये केवल जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता को ही राज्य का तत्व मानते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है कि राजनीतिक वैज्ञानिक सीले के अनुसार, सीले क्या कहते हैं कि निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्विट का भी है। लियोन डिग्विट, याद रखेंगे कि डिग्विट भी इसी टाइप के विचार करते हैं। कौन कौन हो गए? सीले, डिग्विट, तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल के द्वारा भी व्यक्त किया गया है। यानी सीले 1, डिग्विट 2 और हॉल 3, ये क्या मानते हैं कि जो निश्चित भूभाग है ये राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। इसके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक अनिवार्य तत्व नहीं है। वर्तमान समय में राज्य के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। देखिए वही जो अभी मैंने बताया आपको, 4 तत्व हैं। कौन से? पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित प्रदेश, तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता, ठीक है। जिसमें संप्रभुता क्या है? राज्य की आत्मा कही जाती है, याद रखेंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आगे का जो है फिर से जो है 41 क्वेश्चन के बाद, 41वें क्वेश्चन के बाद 42 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा पॉज कर करके, और लिखिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, और जितना अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइब करवाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद के, थैंक यू।